स्टूडेंट्स। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम आई इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये टॉपिक भी ऐसा है बेटा कि आप लोगों को, चाहे वह आप किसी भी क्लास में हो, बीएससी में हो चाहे एमएससी में हो, ये आपको आना चाहिए। क्योंकि ये, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो ये कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जो अब मैं करने जा रही हूँ स्टार्ट। लास्ट वीडियो में मैंने कर्ली एरो के बारे में आपको बताया था, इस वीडियो में मैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताऊंगी। तो अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ना चाहें, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, तो हमें ये सब कुछ जो है, जो ये जनरल टॉपिक्स हैं, ये पता होने चाहिए। तो बीएससी फर्स्ट सेम में तो ये सिलेबस में है ही, लेकिन एमएससी के स्टूडेंट्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि हो सकता है कि उन लोगों को आता हो, तो अगर नहीं भी आता है, भूल गए हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है? ये एक परमानेंट इफेक्ट है, मतलब ये मॉलिक्यूल में रहता ही रहता है। और हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कब ये इफेक्ट आया है? तो इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला, और एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को दे, इज अटैच्ड to a chain of singly bonded carbon atoms। ये आई इफेक्ट कब एग्जिस्टेंस में आएगा, कैसे पता चलेगा हमें? देखिए, अगर हमारे पास सपोज यहाँ पर मैं बना दूँ, ये कार्बन है, एक कार्बन चेन है सपोज इस तरह से, ठीक है, उससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन देने वाला भी हो सकता है, ठीक है। अब ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर है। अब होगा क्या? इस ग्रुप के जुड़ने की वजह से इट रिजल्ट्स इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। ठीक, इस ग्रुप के जुड़ने की वजह से देखिए होगा क्या, ये ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो क्या करेगा, ये इस वाले कार्बन से, यानी ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, इस कार्बन और इस ग्रुप के बीच में जो ये सिग्मा बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इन्वॉल्व हुए हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ, तो ये इस बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, ठीक है। और जब ये अपनी तरफ खींच के रखेगा तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, या पार्शियल नेगेटिव हम किसको कह सकते हैं, और इस कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी आंशिक, जिसको हम कहते हैं ना आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश, ठीक। फिर क्या होगा, ये बोला गया कि पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। कार्बन चेन की बात कर रहे हैं, ये कार्बन चेन में आ रहे हैं। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो आता है कार्बन चेन पर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ तो ये क्या करेगा, ये ग्रुप अब इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करेगा, यानी कार्बन के पास कर देगा। तो फिर क्या हो जाएगा, कार्बन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। दोनों कंडीशंस हैं, ये कुछ भी हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है उसकी वजह से इस पूरी कार्बन चेन पर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ सकता है। अभी हम डिटेल में आगे भी देखेंगे, अभी तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। और फिर क्या है, in the decreasing order of magnitude on all the carbon atoms of the chain, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। अब मैग्नीट्यूड से मतलब आप मात्रा समझ लीजिए कि अगर हम बात करें, सपोज ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 3 है, तो 1 नंबर पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 नंबर पर उससे थोड़ा सा कम होगा, 3 नंबर पर उससे थोड़ा सा कम होगा, और जैसे जैसे हम आगे अगर चेन बनी हुई है तो धीरे धीरे ये जो है खत्म होता चला जाता है। तो जैसे जैसे कार्बन की लेंथ, चेन की लेंथ बढ़ती चली जाएगी, इसका जो चार्जेस जो है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा, ठीक। फिर इसके नीचे यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई कि इंडक्टिव इफेक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अ सैचुरेटेड कार्बन चेन, सैचुरेटेड का मतलब जहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड जो है वहाँ पर इन्वॉल्व हो रखे हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ
partial positive और negative charges in the decreasing order of magnitude is called inductive effect। तो वही बात है कि बस डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, और किसकी वजह से वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से। तो उसकी वजह से जो कार्बन चेन पर पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बस उसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट बोल दे रहे हैं, या हम इसको शॉर्ट में आई इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक, अब ये कितने टाइप्स का है ये देख लेते हैं। ये क्योंकि हमारे पास दो तरह के ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो इसलिए ये दो टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कब आएगा? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द चेन ऑफ कार्बन एटम्स, द इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। देखिए यहाँ पर, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बताया हुआ है कि अगर ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, तो होगा हमेशा माइनस आई इफेक्ट। इसको आप कैसे याद रखेंगे? बस आप ग्रुप पर चार्ज याद रख लीजिएगा। ग्रुप पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए हम इसको माइनस आई इफेक्ट बोल दे रहे हैं। ठीक, अभी आप देख रहे हैं ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा यानी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये जो फ्लोरीन एटम है, ये कार्बन नंबर 1 और फ्लोरीन के बीच में जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनको ये अपनी तरफ खींच के रख रहा है। और जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो इसलिए इस पर स्लाइटली नेगेटिव यानी पार्शियल नेगेटिव दिखाया है, और कार्बन नंबर 1 पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट को हम शो करते हैं ये वाले, ये एक लाइन बनाई और यहाँ पर एरो बनाते हैं, मिड में एक एरो बनाते हैं, मतलब इस तरह से दिखाया और यहाँ मिड में एक एरो। इसका मतलब है हम ये इंडक्टिव इफेक्ट को शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किधर की साइड मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है सब फ्लोरीन एटम की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ठीक, अब जब कार्बन नंबर 1 पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? ये कार्बन नंबर 2 से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज चीज को चाहिए हमेशा इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बन नंबर 2 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन कार्बन नंबर 1 के पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में कार्बन नंबर 2 पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होगा, यानी मात्रा जो है थोड़ी सी घट जाएगी इसकी। इसलिए यहाँ पर जो है दो डेल्टा यहाँ पर बना रखे। डेल्टा पॉजिटिव का मतलब होता है आंशिक आवेश। अगर हम फुल पॉजिटिव दिखा देते तो इसका मतलब पूर्ण आवेश। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज या आंशिक आवेश को हम डेल्टा से दिखाते हैं और फुल को हम पूरा चार्ज दिखाते हैं। ठीक, तो इस पर कम क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम कार्बन नंबर 1 और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन तो अपने आप में बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो बहुत तेजी से, मतलब बहुत कह सकते हैं कि बहुत तेजी से, कह सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी खींचने की अपनी तरफ, मतलब इसमें शक्ति, पावर जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। जबकि यहाँ पर जो कार्बन पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो इस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई अपने आप में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं, क्योंकि ये तो दोनों ही सेम, दोनों ही कार्बन है। तो इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 1 के इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। तो अब जब ये खींच रहा है तो इसलिए इस कार्बन पर जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है उस पर फर्स्ट नंबर कार्बन के कंपैरिजन में जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो थोड़ा सा कम होगा। ठीक, अब जब इस कार्बन नंबर 2 पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से क्या होगा, ये कार्बन 3 और कार्बन 2 के बीच में जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है इनको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जब ये अपनी तरफ इनको खींचेगा तो इस कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएंगे। जब इससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन कार्बन नंबर 2 के कंपैरिजन में कार्बन नंबर 3 पर फिर से मैग्नीट्यूड जो है पॉजिटिव चार्ज का कम हो जाएगा, यानी मात्रा फिर से कम हो जाएगी, क्योंकि इस कार्बन पर सिर्फ हल्का सा ही पॉजिटिव चार्ज है, तो बहुत शक्ति से ये अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन नंबर 3 से जाएंगे तो दूर, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस पर थोड़ा स्लाइटली, मतलब कार्बन नंबर 2 के कंपैरिजन में कार्बन नंबर 3 पर कम पॉजिटिव चार्ज है। और सपोज इसके आगे और कोई कार्बन होता तो उस पर ये पॉजिटिव, फिर क्या करता, कार्बन नंबर 3 इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनको अपनी तरफ खींचता, और जो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता वो और कम हो जाता। और धीरे धीरे अगर ये चेन हम लंबी बनाते चले जाएं तो धीरे धीरे क्या होगा, ये इफेक्ट जो है कम होता चला जाता है, बिल्कुल फिर डिमिनिश हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है अगर लंबी चेन है। यानी कि डिस्टेंस अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, या हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अगर कार्बन का नंबर बहुत दूर है, मतलब कार्बन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है,
तो फिर ये इफेक्ट जो है खत्म हो जाता है। ठीक, अब और यही बात इसमें नीचे बताई हुई है कि द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप causes the displacement of the sigma electrons of all carbon carbon bonds। तो आप देख रहे हैं हुआ क्या, इस फ्लोरीन एटम की वजह से ही तो ये सारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 से खींच रहा है, कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 से खींच रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट यानी खिसक जो रहे हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, वो किसकी वजह से खिसक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन एटम है। अगर ये फ्लोरीन ना होता, सपोज यहाँ पर सिर्फ कार्बन और ये कार्बन इस तरह से, तो कोई खिसकता ही नहीं, क्योंकि ये सब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस कार्बन के बीच में रहते, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस कार्बन के बीच में रहते, तो यहाँ पर तो कोई डिस्प्लेसमेंट ना होता। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आया, ये डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाता है, और ये रहता है, परमानेंट इफेक्ट है, क्योंकि ये ग्रुप तो हमेशा ही जुड़ा रहेगा उससे, तो ये परमानेंट इफेक्ट यहाँ पर रहता है। ठीक है, और यही बात इसमें नीचे बताई भी गई है। और ये हमने पढ़ा था यहाँ पे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एंड इंड्यूसेस पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन ऑल कार्बन एटम्स ऑफ द चेन। ठीक है, तो धीरे धीरे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता चला जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ग्रुप्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो कि नेगेटिव आई यानी कि माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, और डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि अगर हम इन सब का कंपेरिजन करें तो सबसे ज़्यादा NO2 का माइनस आई इफेक्ट होता है, फिर साइनो ग्रुप का होता है, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, फिर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो। तो ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा कि किस ग्रुप का कितना ज़्यादा होता है। कई बार ऐसा होता है कि ये इस तरह की सीरीज जो है MCQs जो पूछे जाते हैं उनमें पूछ सकते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट के लिए आप इतना ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर जो चार्ज है उसी की वजह से हम इसको माइनस आई इफेक्ट, आप इसको याद करने का तरीका है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस आई और प्लस आई हम कब दिखाएंगे। तो बस इतना ध्यान रखिए कि ग्रुप पर क्या चार्ज आया है, तो ग्रुप पर जो चार्ज आया वही हम यहाँ पर उसी चार्ज को हम यहाँ शो कर सकते हैं। मतलब एक ट्रिक की तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि ये माइनस आई इफेक्ट है। अब देख लेते हैं कि प्लस आई इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट क्या होता है, दो टाइप का होता है ना आई इफेक्ट। तो पहला था माइनस आई इफेक्ट, दूसरा हो गया प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, पहले जुड़ा हुआ था इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अब जुड़ा होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी इलेक्ट्रॉन को देने वाला। तो अब ये क्या करेगा, ये जो कार्बन नंबर 1 और इस जी फॉर ग्रुप है, ये कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इन दोनों के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों मतलब इन दोनों एटम्स के बीच में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन नंबर 1 की तरफ खिसका देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और जब ये कार्बन नंबर 1 की तरफ खिसका देगा तो इस ग्रुप से ये दोनों इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे। तो जब ये दूर हो जाएंगे इसलिए इस ग्रुप पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आया, और इस कार्बन के क्योंकि पास में हो जाएंगे इसलिए इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आया। ठीक, अब क्या होगा, जब इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा, ये कार्बन इस कार्बन नंबर 2 की तरफ इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को खिसका देगा, ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और जब इन पर खिसका देगा तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन इसका जो नेगेटिव चार्ज है यानी कार्बन नंबर 2 का जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन नंबर 1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है। ये वाला ग्रुप तो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, ये तो कार्बन है और ये भी कार्बन है। ये क्यों खिसका रहा है, क्योंकि इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। कोई भी स्पीशीज अगर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो उसको खत्म करना चाहती है, तो ये भी नेगेटिव चार्ज को दूर करना चाह रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो ये इसको यहाँ पर खिसकाएगा। ठीक, तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन नंबर 2 पर वो कार्बन नंबर 1 के कंपैरिजन में कम होगा, और यही कार्बन नंबर 2 करेगा, क्योंकि इस पर भी नेगेटिव चार्ज आया, थोड़ा कम ही सही है लेकिन है। तो ये भी इस जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है इनको ये कार्बन नंबर 3 की तरफ खिसकाएगा, और जो ये डायरेक्शन हमने बना दी ये वाली इस एरो से, तो ये डायरेक्शन दिखा रही है कि ग्रुप जो है कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर रहा है, और इसीलिए कार्बन चेन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। कार्बन नंबर 1 पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ये नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे कम हो जाएगा, और बहुत आगे जाने पर ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक, तो ये होता है प्लस आई इफेक्ट। तो आप देख रहे हैं इस ग्रुप पर क्योंकि प्लस इफेक्ट है तो इसको आप याद कर सकते हैं कि ये प्लस आई इफेक्ट है। अच्छा, अब कौन से ग्रुप कॉज करते हैं, तो ये ग्रुप है यहाँ पर, ये हमारा जो होगा ये टर्शरी ग्रुप हो जाता है, इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है, और टर्शरी ब्यूटाइल, और ये हमारा हो जाएगा फिर सेकेंडरी ग्रुप हो जाएगा, ये हमारा प्राइमरी ग्रुप, और ये हमारा मिथाइल ग्रुप। तो ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं एक्चुअली वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक,
तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, इनका ऑर्डर टर्शरी ग्रुप का सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का और फिर मिथाइल ग्रुप का। तो ये था प्लस आई इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कार्बन चेन की तरफ होगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें बताने में। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस या हम इनको कार्बोनियम आयंस भी बोल देते हैं। अगर कार्बोकैटायंस क्या होंगे, किसी भी कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो कार्बोकैटायन है, या हम उसको कार्बोनियम आयन बोल देते हैं। ठीक, अगर हमें इन्हीं कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी के बारे में बताना हो तो हम बता सकते हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। हालांकि अभी मैंने कार्बोकैटायन बताए नहीं है, हम आगे जाके इसको भी पढ़ेंगे कार्बोकैटायन को डिटेल में। ये एक्चुअल में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, रिएक्शन के बीच में बनते हैं। यानी कि सबस्ट्रेट हुआ यानी रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से हमारे प्रोडक्ट बने, और इन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं। और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कार्बोकैटायंस हो सकते हैं, कार्ब एनायंस हो सकते हैं, फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, और बहुत टाइप के होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, उसको हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। तो कार्बोकैटायन की हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हमें बतानी है तो वो हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर भी बता सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन बता चुकी हूँ पहले, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर भी हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे हेल्प करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बताने में। अब देखिए, यहाँ पर ये है टर्शरी कार्बोकैटायन। टर्शरी को हम 3 डिग्री से शो करते हैं। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी, और फिर मिथाइल कार्बोनियम आयन। अब देखिए टर्शरी का क्या मतलब, पहले तो आप यही समझ लीजिए टर्शरी का क्या मतलब है। टर्शरी ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा अगर वो 3 कार्बन एटम से अटैच है। देखिए, एक कार्बन एटम ये है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन अगर 3 कार्बन से अटैच्ड है तो उसको हम बोल देते हैं कि वो टर्शरी कार्बोकैटायन है। ठीक, अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है तो हम उसको बोलेंगे कि वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अगर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन किसी एक कार्बन से अटैच्ड है तो हम उसको बोलेंगे कि वो प्राइमरी कार्बोकैटायन है। और अगर वो किसी से भी अटैच नहीं है तो इसका मतलब वो मिथाइल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होते क्या है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि इसकी स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे। हमें कार्बोकैटायन की इन 4 टाइप के जो दे रखे हैं कि मिथाइल भी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब कोई पूछे कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, किसी भी स्पीशीज़ पर चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, ये जो चार्ज होता है ना, हर कोई स्पीशीज़ इस चार्ज को कम करना चाहती है। ठीक है, कम करने का क्या मतलब, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो इसे चाहिएंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये चार्ज कम कैसे होगा, जब इसे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, सपोज इस पर एक पॉजिटिव चार्ज था, अगर मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन बन जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो हम अगर कोई पूछे कि इस वाली स्पीशीज और इस वाली स्पीशीज में कौन सी चीज ज्यादा स्टेबल है, तो भाई ये वाली चीज जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, जिस पर चार्ज होता है वो तो अनस्टेबल होता है। तो और हर कोई चीज, ये चाहे हम अपनी जिंदगी में भी देखें, हर चीज, हम भी हो, चाहे आदमी भी हो, ह्यूमन बींग्स भी हो, चाहे वो कोई स्पीशीज हो, वो हर कोई चीज स्टेबिलिटी चाहती है जिंदगी में। हम भी चाहते हैं, हम भी तो जॉब करते हैं ना, इसीलिए कि पैसा कमाना है, तो हमें जिंदगी में स्टेबल होना है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, आगे जाके जॉब करनी है, तो वो स्टेबिलिटी की वजह है हमारा सब कुछ। ठीक है, तो हर चीज जो है स्टेबिलिटी चाहती है। तो इसी तरह पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है, वो अपने चार्ज को कम करना चाहेगा। आप ये समझ सकते हैं, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये इस कमी को दूर करना चाहेगा। जिसके पास जो भी चीज कमी है या ज्यादा है, वो यहाँ पर स्पीशीज की अगर मैं बात करूं, कम हो चाहे ज्यादा हो, ये जो होते हैं हमेशा ना तो अपने पास कमी रखना चाहते हैं ना अपने पास ज्यादा रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इन्हें जो है स्टेबिलिटी कैसे चाहिए कि बस ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इनको खत्म करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है, हम टर्शरी की बात करते हैं। टर्शरी का इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पॉजिटिव चार्ज को कैसे दूर किया जाएगा, इससे जुड़े हुए हैं 3 मिथाइल ग्रुप। और अभी अभी हमने देखा था कि मिथाइल ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। यानी वो क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर देंगे इस कार्बन की तरफ। ठीक है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं,
इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हुए कि इन तीनों कार्बन जो मिथाइल ग्रुप हैं सॉरी, उन्होंने कार्बन पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन खिसका दिए उसकी साइड। जब उसकी तरफ इसने इलेक्ट्रॉन खिसका दिए तो जाहिर सी बात है इसकी थोड़ी सी तो कमी, मतलब इसकी जो कमी थी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक, मतलब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम करना है, और वो पॉजिटिव चार्ज कम हो पा रहा है कैसे? क्योंकि इससे 3 मिथाइल ग्रुप जो हैं, आप ये समझ लीजिए इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और ये मिथाइल ग्रुप जो हैं इसको पैसे दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके पास पैसे आ जाएंगे तो उसकी कमी जो है वो दूर हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर तो थे 3 मिथाइल ग्रुप। अब अगर हम इस सेकेंडरी वाले की बात करें तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन से क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक, लेकिन इस वाले कार्बन को यानी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप जो थे वो इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, और टर्शरी में 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। तो किसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? टर्शरी वाले को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे, तो जिसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो ज़्यादा जल्दी स्टेबल हो जाएगा, यानी उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, कम होने का मतलब आप समझ रहे हैं, खत्म करना है उसको वो पॉजिटिव चार्ज, उसे इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, और वो इलेक्ट्रॉन इसे 3 मिथाइल ग्रुप दे रहे हैं। यहाँ पर खाली 2 ही मिथाइल ग्रुप दे रहे थे, तो जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो सेकेंडरी और टर्शरी का अगर हम कंपैरिजन करें तो टर्शरी जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। इसी तरह अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी में कंपैरिजन करें, अब प्राइमरी में खाली एक ही मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या है? सेकेंडरी में क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं इस वाले कार्बन को, तो जब इस वाले कार्बन को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इस प्राइमरी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी जो है ज़्यादा स्टेबल हो गया प्राइमरी के कंपैरिजन में। अब प्राइमरी और इस मिथाइल ग्रुप में, अब इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से तो कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, कुछ और जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो इसको तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं, इसको कम से कम एक ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, इस मिथाइल ग्रुप के जो मिथाइल कार्बोनियम आयन है। तो प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल, तो यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा? जिससे सबसे ज़्यादा मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी टर्शरी। टर्शरी जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर मिथाइल कार्बोनियम आयन जो सबसे लास्ट में आता है। ठीक, तो क्यों हो रहा है ये आपने देखा है कि कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है बस हमें उसे कम करना है, और कम कैसे कर सकते हैं? कि उसको इलेक्ट्रॉन दे दें। तो अगर किसी भी स्पीशीज पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमें उससे ऐसे ग्रुप जोड़ने पड़ेंगे जो उसको इलेक्ट्रॉन दें, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो वो इसका पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, और अगर इससे जुड़े हुए होते कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, तो वो इसको डीस्टेबलाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो इस पर पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऊपर से इससे खींचने वाले ग्रुप जुड़ गए इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो तो इसको डीस्टेबलाइज करेंगे, यानी उसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएंगे। हमें क्या करना होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज, बस उस चार्ज को कम करना है कैसे भी करके। ठीक है, तो अगर उससे यहाँ पर जैसे हमने दिखाया ही कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए थे, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे वो कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो ये तो थी इसकी पहली एप्लीकेशन। अब देख लेते हैं सेकेंड एप्लीकेशन। इससे हम कार्ब एनायंस की स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं। अब कार्ब एनायंस की स्टेबिलिटी, कार्ब एनायंस क्या हुए? ऐसा कार्बन जिससे नेगेटिव चार्ज हो, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो तो वो कार्ब एनायन कहलाता है। ठीक, फिर से हम देख ले रहे हैं, ये हमारा मिथाइल एनायन हो गया, ये हमारा प्राइमरी। प्राइमरी क्यों है? क्योंकि इससे एक आर का मतलब होता है कोई भी एल्काइल ग्रुप। ठीक, कोई मिथाइल ग्रुप हम कह सकते हैं उसे, कोई इथाइल ग्रुप हो सकता है, कोई प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी, कोई भी एल्काइल ग्रुप। तो जितने भी एल्काइल ग्रुप होंगे वो आप ध्यान रखिएगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकेंडरी कार्ब एनायन से ऐसा कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज है उससे 2 एल्काइल ग्रुप यानी 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो सेकेंडरी कार्ब एनायन, और ऐसा कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज है उससे अगर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो टर्शरी कार्ब एनायन होगा। अब कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है उसका ठीक उल्टा कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। कैसे? देखिए, हमें क्या देखना है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर चाहे कोई भी चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसे हमें कम करना है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज का मतलब है कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं,
तो इसके इलेक्ट्रॉन को हमें इससे दूर ले जाना है, तो हमें कार्बन से ऐसा ग्रुप चाहिए जुड़ा हुआ जो कि इससे इलेक्ट्रॉन को खींचे, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं वो अब खिसक जाएंगे इससे दूर, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले जाएंगे, तो यानी इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। ठीक, अब यहां देख लेते हैं, सबसे पहले टर्शरी की बात करते हैं। टर्शरी पे आप देख रहे हैं एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप मैंने आपको बताया वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, यानी वो क्या करेंगे, वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ खिसका देंगे। ठीक, अब इस कार्बन पर एक तो नेगेटिव चार्ज है पहले से, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। फिर क्या हो रहा है, ये 3 एल्काइल ग्रुप इसे और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो भाई इसका नेगेटिव चार्ज कम होने की बजाय और बढ़ रहा है, और हमें चाहिए नेगेटिव चार्ज कम ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, चार्ज जितना कम होता है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है किसी भी स्पीशीज की, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चार्ज और स्टेबिलिटी एक दूसरे से ठीक उल्टे होते हैं, चार्ज जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जा रहे हैं, 3 एल्काइल ग्रुप क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अगर हम कंपैरिजन करें टर्शरी का सेकेंडरी से, सेकेंडरी के पास सिर्फ 2 ही एल्काइल ग्रुप हैं, तो यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप जो हैं इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर तो 3 दे रहे थे, यहाँ पर 2 दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके पास इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे। इसके कंपैरिजन अगर हम सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी और टर्शरी में, तो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास सबसे ज्यादा हुए, टर्शरी के पास। क्यों, क्योंकि इसके पास 3 एल्काइल ग्रुप हैं, तो इसका नेगेटिव चार्ज तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब इसका नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। सेकेंडरी में क्योंकि सिर्फ 2 ही एल्काइल ग्रुप हैं, तो जाहिर सी बात है टर्शरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास चार्ज इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा। अब हम थर्ड की तरफ बढ़े, थर्ड में खाली एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो ये सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि सेकेंडरी में 2 एल्काइल ग्रुप इसको दे रहे थे। तो इस अब की बार इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा यानी नेगेटिव चार्ज जिसके पास जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम। तो प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी जो है वो लेस स्टेबल होगा, प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, अगर हम देखें मिथाइल कार्ब, ये मिथाइल एनायन लिखा हुआ है, इसको आप कार्ब कर लीजिएगा। ठीक, मिथाइल के पास आप देख रहे हैं कहीं कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ ही नहीं है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके, तो एटलीस्ट नेगेटिव चार्ज तो है, अनस्टेबल तो है, लेकिन प्राइमरी के कंपैरिजन में सब ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास कोई अल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक, तो अगर हम बात करें इन चारों टाइप्स के कार्बन आयंस की, तो मिथाइल जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और टर्शरी कार्ब एनायन जो है वो लेस स्टेबल होता है। कार्बोकेटायन में टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल था और मिथाइल लीस्ट स्टेबल था। कार्ब एनायन में ठीक इसका उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, तो कार्बन के नेगेटिव चार्ज को कम करने के बजाय ये और बढ़ा रहे हैं। जब जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे उसका नेगेटिव चार्ज उतना, मैग्नीट्यूड जो है उस नेगेटिव चार्ज का उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए टर्शरी जो है वो ज्यादा मतलब कह सकते हैं अनस्टेबल है और मिथाइल जो है ज्यादा स्टेबल है। तो मिथाइल सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं और टर्शरी जो है वो अनस्टेबल होते हैं। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को हम इस तरह से बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन क्या है इंडक्टिव इफेक्ट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा, ये तो आपको हमेशा के लिए काम आने वाली है रिएक्शन मैकेनिज्म में। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब स्ट्रेंथ से क्या मतलब है, कोई भी एसिड जितने ज्यादा H+ आयन देगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कोई भी एसिड को हम स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं या वीक बता रहे हैं, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कितना ज़्यादा वीक है वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा मात्रा में वो H+ आयन देगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, तो और एसिडिक स्ट्रेंथ किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। और कार्बोक्सिलेट आयन का मतलब है कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड। देखिए अब ये कॉन्जुगेट एसिड बेस आप लोगों ने शायद पढ़े हों, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एक एसिड बेस कंसेप्ट था, उसके अकॉर्डिंग
देखिए ये हमारा एसिड है, जनरल एसिड लिया। एसिड में क्या होगा, COOH ग्रुप होता है। ये कोई मिथाइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक, कोई भी एल्काइल ग्रुप, मिथाइल कह रही हूँ सॉरी, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो मैंने एक जनरल एसिड ले लिया जिसमें COH है। अगर ये डिसोसिएट हुआ तो डिसोसिएट कैसे होगा, RCOO और उस पर माइनस चार्ज प्लस H+ आयन। इसी H+ आयन की मैं बात कर रही थी कि जितना ज़्यादा मात्रा में ये H+ आयन देगा उतना ज़्यादा ये स्टेबल कहलाएगा। और ज़्यादा मात्रा कैसे मालूम पड़ेगी, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी, आगे ही बढ़ती चली जाए, ठीक है, बढ़ती चली जाए। और वो इस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, ये जो ये RCO- है ना, इसी को हम बोल देते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। और इसको हम बोल रहे हैं ये कॉन्जुगेट बेस है एसिड का। ये हमारा एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड कर रही है कि हम ये बता लगा पाए कि ये कार्बोक्सिलेट आयन अगर ज्यादा स्टेबल है। देखिए ये अगर स्टेबल हुआ, ठीक है, तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर ये अनस्टेबल हुआ तो रिएक्शन वापस से बैकवर्ड चली जाएगी। तो बैकवर्ड माने उल्टी डायरेक्शन में चली गई तो H+ आयन तो हमें मिलेंगे ही नहीं, वापस से हमें ये एसिड ही मिलता चला जाएगा। तो स्ट्रेंथ हम पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक। तो रिएक्शन हमारे लिए जरूरी है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बना है ये स्टेबल होना चाहिए, ठीक। अब ये स्टेबल कैसे हो, ये हम कैसे पता लगाएं कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, हम क्या देख रहे हैं, ये R, ये C, ये डबल बॉन्ड O और ये O-, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर कैसे पता लगाएं, जहाँ पर देख लिया आपने नेगेटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज हमारा किसी भी तरीके से कम हो जाए, हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज अगर है तो हमें उसे कम करना होता है स्टेबिलिटी को जानने के लिए। तो आप एक चीज के लिए तो हमेशा के लिए ध्यान रख लीजिए कि किसी भी स्पीशीज पर अगर चार्ज है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के उसकी, ठीक है। चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर आप चार्ज से चार्ज में समझ लीजिएगा मैग्नीट्यूड उसका, कि इसकी मात्रा जो है हमें कम करनी है। नेगेटिव चार्ज तो है ही, उस पर रहना ही है। तो इस नेगेटिव चार्ज को हमें किसी तरह से कम करना है, ठीक। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बोक्सिलेट आयन एंड स्टेबलाइजिंग इट। जाहिर सी बात है यहां पर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे जुड़ा हुआ हो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। और जब वो खींच लेगा तो इस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड जितना कम होगा इसकी स्टेबिलिटी जो है वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ये वाली रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। फॉरवर्ड माने आगे की डायरेक्शन में, जितना ये आगे होगी उतना हमें H+ आयन ज़्यादा मिलेंगे, तो स्ट्रेंथ जो है उस एसिड की बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें अगर स्ट्रेंथ को इसकी बढ़ाना है तो हमें यहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, ठीक। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज व्हेन -I ग्रुप्स आर प्रेजेंट। जाहिर सी बात है -I ग्रुप माने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो बस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को खींचेंगे और कार्बोक्सिलेट आयन को जो है स्टेबल कर देंगे। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें, हाउएवर द इलेक्ट्रॉन, ये EDG का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और EWG का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बोक्सिलेट आयन, ये भी सही बात है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, आगे की साइड करेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक। उससे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा मैग्नीट्यूड मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो हेंस द एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज व्हेन +I ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी अगर +I ग्रुप्स जो है वहां पर प्रेजेंट होंगे। +I ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले, हमें हमेशा चाहिए एसिड से इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। देखिए एक है हमारे पास क्लोरो एसिटिक एसिड। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। अगर हम -I इफेक्ट को हम हमेशा, या +I इफेक्ट को या इंडक्टिव इफेक्ट को हम यूज करते हैं अगर हमें दो एसिड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना हो। देखिए क्लोरो एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है Cl CH2 COH यहाँ पर, और ये एसिटिक एसिड CH3 COH।
CH3 का अगर एक H को मैं क्लोरीन से डिस्प्लेस कर दूं तो क्लोरो एसिटिक एसिड हो जाएगा। ठीक, हमने दोनों को डिसोसिएट किया, यहाँ पर ये वाला कार्बोक्सिलेट आयन बना और यहाँ पर ये कार्बोक्सिलेट आयन बना। अब आप दोनों में देखिए, हमें इस नेगेटिव जो ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है इसे कम करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरो ग्रुप है, क्लोरो क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। ये अभी अभी हमने दिखाया, क्योंकि वैसे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम भी है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो यानी हम अगर इसके स्ट्रक्चर को मैं ऐसे दिखाऊं आपको, ये क्लोरीन है, ठीक, ये क्लोरीन इस कार्बन से अटैच्ड है जिससे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं ऑलरेडी। ठीक, तो Cl CH2, फिर हमने दिखाया C, फिर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन क्या करेगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ये क्लोरीन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। फिर क्या होगा, ये कार्बन इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये कार्बन इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक, तो इस तरह से क्या करेगा, क्लोरीन जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यानी इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, यानी जो मात्रा है, उसको कम कर रहा है। और जितना चार्ज कम, इसके मैग्नीट्यूड जितना कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप ये है कि चार्ज जो है ठीक उल्टा चलता है। चार्ज से मतलब यहाँ पर मैं फिर से बोल रही हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो यानी इसकी स्टेबिलिटी तो बढ़ गई। ठीक, अब हम नीचे की तरफ चलें एसिटिक एसिड में। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, अगर स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी तो ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, और जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तो ये H+ आयन हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, तो क्लोरो एसिटिक एसिड हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक, अच्छा अब अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, तो ये हमें यहाँ मिले हैं एसीटेट आयन। ठीक है, अब एसीटेट आयन को भी हम देख लेते हैं। एसीटेट आयन में क्या है, ये है यहाँ पर CH3, फिर C, डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक, CH3 अभी अभी हमने बताया मिथाइल ग्रुप क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करेगा आगे की साइड, फिर ये कार्बन आगे की साइड डिस्प्लेस करेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब आगे की तरफ भेजेगा। तो ऑक्सीजन पर एक तो नेगेटिव चार्ज पहले से ही है, ऊपर से उसे पीछे से भी इलेक्ट्रॉन मिले चले जा रहे हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज जो है बढ़ जाएगा, और जब नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो रिएक्शन जो है फिर बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी, यानी ये जो H+ आयन है ये हमें बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। ठीक है, डिसोसिएट तो होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा। तो जितने कम H आयन मिल रहे हैं हमें, इसका मतलब वो एक वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है, जितने ज़्यादा H+ मिलते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जितने H+ कम मिलेंगे वो उतना वीक एसिड। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो क्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। और इन क्लोरो एसिटिक एसिड Cl इज माइनस आई ग्रुप, वाइल इन एसिटिक एसिड मिथाइल ग्रुप इज प्लस आई ग्रुप। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मतलब अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग क्यों है, बस हमें उसका रीजन वहां देखना होता है। तो अगर माइनस आई ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो वो हमेशा एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और प्लस आई ग्रुप एसिड की स्ट्रेंथ को कम करेंगे। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ हम कार्बोक्सिलिक एसिड की इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन बहुत बार पिछले कई सालों में बहुत बार आया कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो क्लोरो एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्यों। अब देखिए ट्राइक्लोरो में क्या होगा, ट्राइक्लोरो में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 Cl जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा COOH। ठीक, ये है हमारा क्लोरो एसिटिक एसिड और ये है ट्राइक्लोरो। इस कार्बन से यहाँ पर सिर्फ एक क्लोरीन जुड़ा था, यहाँ पर इस कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो क्या होंगे, ये तीनों क्लोरीन एटम अपना माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, जब तो इस इलेक्ट्रॉन पर तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इस कार्बन से सिर्फ एक ही क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो माइनस आई इफेक्ट लगेगा क्लोरीन का, और जो यहाँ माइनस आई इफेक्ट लग रहा था, तो ये वाला माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा इस क्लोरो एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में। तो जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, इस जब भी ये टूटेगा, जब हम इसको टूटता हुआ दिखाएंगे, मतलब डिसोसिएशन दिखाएंगे, तो ये H+ मैं यहाँ से हटा दे दूँ, ये O पे माइनस चार्ज होगा,
तो जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, इसका नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना कम हो जाएगा, और जितना कम हो जाएगा इसकी स्टेबिलिटी जो है उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल, मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं, मतलब क्लोरो एसिटिक एसिड से ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उससे 3 माइनस आई ग्रुप जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पर बता सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका पूरा था आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।